डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे पता है मेरे कितने स्टूडेंट इस वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसको मैं दो पार्ट में ले रहा हूं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, आरपीएससी जैसी, बिकॉज ये पेपर कंपीट करता है अपने आर्बिट्रीनेस में आरपीएससी से। लगता है दोनों में होड़ है कि कितनी वेग और आर्बिट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो अभी हाल में ही हुआ है। मे बी 10 दिन हुए होंगे इस पेपर को, और मैंने इसको कई बार देखा है और मुझे देख के अफसोस होता है। इस तरह के पेपर को देख के ऑफ कोर्स आई डोंट फील हैप्पी, लेकिन फिर भी हम लोग काफी कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। जो वेग क्वेश्चन ऑर्बिट है उनको तो हम दरकिनार भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो पार्ट में चलिए इस फैसिनेटिंग डिस्कशन को करते हैं पूरा। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1, जिसमें 75 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, इनफैक्ट 76, और बाकी रिमेनिंग जो है, क्योंकि 150 क्वेश्चन का मतलब ये पेपर है, आप ये भी समझिए। चलिए लेट अस बिगिन, और ज्यादा भूमिका छोड़ देते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1। मेरे कई स्टूडेंट चूंकि ये मेल मुझे भेज रहे हैं लगातार, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 साइकिल के लिए आप लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है, इस सीरीज को, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या वैल्यू है और क्या एक ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनते हैं। और ये ऑल्सो यूजफुल होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आरपीएससी, एसएसबी, पीजीटी, सब के लिए। अब तो पीएचडी के लिए तो यही एक टेस्ट रह गया है। तो आप यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप बहुत उत्सुक हैं कि ये कब से शुरू होगा। मैं इसलिए इसको शुरू नहीं कर पा रहा हूं, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं कि लेट द फर्स्ट जून साइकिल खत्म हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसको जल्द ही इसके डेट को डिसाइड करेंगे। और यू डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल सिलेबस पूरा करेंगे, सारे थीम के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। डेट अभी मैं नहीं बता रहा हूं, बट जस्ट वेट। अब आइए क्वेश्चन आंसर के दौर के थ्रू 76 क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, रिमेनिंग इन पार्ट 2। यहाँ पे मैं एक दो चीजें बता दूं कि जितने भी एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने इसको छोड़ दिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि रीजनल क्वेश्चन है, जीके टाइप के हैं, आप उसको खुद खोज लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन, एक दो का तो मुझे जवाब पता ही नहीं चला डेफिनेटली, तो मैं उसमें क्वेश्चन मार्क करूंगा इस टाइप का। इसका मतलब है कि मैं गेस कर रहा हूं, लेकिन आप, आई एम नॉट श्योर, आप उसको देख लीजिएगा। जो बहुत ही वेग ऑर्बिट है, मैं उसमें ऑर्बिट का निशान ए टाइप का लगाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा। लेकिन मैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, हम लोग काफी कुछ इसमें निकाल सकते हैं। इसमें 76 क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, करीब 30 to 40 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। 10 क्वेश्चन करीब बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, वर्थलेस क्वेश्चन है, और रिमेनिंग आर टफ एंड हियर एंड देयर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट गोज। अब यहाँ इससे पहले मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा जिन स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है पेपर। कई कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, लेकिन जिन लोगों ने सबसे पहले भेजा है वो अदिति यादव हैं, जो मुझे हमेशा पेपर भेजती रहती हैं। आसिफ हैं, जिनके पेपर को मैंने यूज किया है, और लोहमान नायक हैं, ये भी मुझे भेजते रहते हैं, एंड मेनी अदर स्टूडेंट। थैंक यू ऑल, कीप सेंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। ये सब इजी क्वेश्चन है, ऐसे हैं क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन भी है। वी ऑल नो कि न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के पिता कौन है? केनेथ वॉल्ज हैं, जिन्होंने एक बुक लिखा था 1979 में, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और भी लोगों के साथ मिलकर के, और उसी में उन्होंने एक तरह से एक्सपाउंड किया था, एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चरल न्यू रियलिज्म को। स्ट्रक्चरल न्यू रियलिज्म जो है क्लासिकल से इस मायने में अलग हो जाता है कि वो थ्योरी ह्यूमन नेचर के बेसिस पे स्टेट को ना देख करके, बल्कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है कह लीजिए, जिसमें कि एनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एंड देयर इज ग्रेट वेरिएबिलिटी ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी अमॉन्ग द स्टेट, उस बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी बनाने की कोशिश करना। Which characteristic, second question पर, which characteristic is not typically associated with ideology in international politics? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के आइडियोलॉजीज को हम डॉक्ट्राइन थ्योरी भी कह सकते हैं। लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, रियलिज्म में भी नियो है, एंड क्लासिकल है। इसी तरह लिबरलिज्म में भी नियो लिबरलिज्म है, देन कंस्ट्रक्टिविज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, नियो मार्क्सिज्म है, क्रिटिकल थ्योरी में, मेनी 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 आइडियोलॉजीज। तो इन आइडियोलॉजीज का इसमें बहुत सारे रोल हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यस। रिफ्लेक्टिंग ए कोहेरेंट सेट ऑफ बिलीफ, यस, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ। बीइंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल नेशन, नो, नॉट एट ऑल। आइडियोलॉजी, आपको पता है, इस पे लड़ाई होती रही है, ईस्ट और वेस्ट कैंप जो है, आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। एक जो है
लिबरलिज्म कैंप में था तो दूसरा सोशलिज्म और मार्क्सिज्म कैंप में. It influenced domestic and foreign policy, of course. Who among the following scholars wrote in his article Comparative Politics Today with reference to the scope of comparative politics that comparative politics is everything or it is nothing? अब ये एक जो है एक अजीब टाइप की क्वेश्चन है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो है लिखने वाले तो गैब्रियल एलमंड हैं, जो कि इनका यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है. और जी ब्लोंडल लिखते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट. इन्होंने ऐसा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे लिखा नहीं है जो मैं नहीं खोज पाया. और हैरी एक स्टीन लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ना कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे. तो पता नहीं ये सब शुरुआत होती है वेग क्वेश्चन की. इसका कुछ भी जवाब हो सकता है और आप नेट पे खोजोगे तो कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा. सभी जवाब इसमें है. यदि मुझे गैस करना होता तो मैं जीन ब्लॉन्डल को गैस कर देता, आप समझिए. लेकिन ये पूरा पूरा गैस है और आप इस पे और रिसर्च कर लीजिए. फर्स्ट वेग क्वेश्चन. फोर्थ देखिए, द ब्रांड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन अर्ली 19 इज रिकमेंडेड फॉर. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देता है. इनफैक्ट ब्रांड कमीशन के बारे में बहुत चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए. ये 1980 में ये कमिटी बनी थी. उसका जो टाइटल था ऑफिशियल वो था नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल. ये वो समय था जबकि नियो का दौर था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. और उस समय में अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसका गठन हुआ था कुछ डिकेड पहले 1964 में. और फिर उस समय नाम का काफी जोर चलता था. और ये होता था कि डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करना चाहिए. इंटरनेशनल ट्रेड जो है इक्विटेबल होनी चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्री जो कमोडिटी, रॉ मटेरियल में, नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रेड करते हैं. तो इन सब को लेके ब्रांड कमीशन थी. अब यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द एबव है. ये भी वेग जरूर है, लेकिन मैंने जितना नेट पे पढ़ा है ये लगभग सभी सही है. इसमें देखिए एक बात इसमें ये कह रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ 2% ऑफ नेशनल इनकम बाय द एडवांस कंट्रीज फॉर देयर सस्टेन डेवलपमेंट. अब ये सब बहुत ही अजीब है. देयर मतलब कि डेवलपिंग कंट्री का, इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है. मतलब डेवलप्ड कंट्री जो है अपना कुछ नेशनल इनकम का डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में लगाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करें. दैट डिटेल्ड नेगोशिएशन बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ शुड टेक प्लेस आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन. क्योंकि यूनाइटेड नेशन की वीकनेस उस टाइम तक पता चलने लगी थी, नियो एफर्ट फेल हो गया था. तो ये हुआ कि उसके बाहर भी डायरेक्ट दोनों में जो है नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ मतलब कि डेवलप्ड कंट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, साउथ मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, दोनों में डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे वर्ल्ड ज्यादा इक्विटेबल बने. मैसिव ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द रिच कंट्रीज टू द पुअर कंट्रीज फॉर द सस्टेन डेवलपमेंट शुड बी डन. ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव सही है. ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का कहा जा सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट. जनरली हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को OAS कहते हैं. इसमें क्या है, पूरा ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका के 35 कंट्री इसके मेंबर है. मतलब पूरे USA से लेकर के और नीचे बेलीज, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, सारे लैटिन अमेरिकन कंट्री भी. तो इसकी जो अब इसकी संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग तो इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है. लेकिन जो इसकी जनरल असेंबली है वो इसकी टॉप बॉडी है, जो पॉलिसी बनाती है, बजट अप्रूव करती है और की डिसीजंस लेती है. तो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके थोड़े बहुत जो उसके बॉडीज हैं उसको भी जानना जरूरी है. इसलिए ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन रहता है, हम लोग इसके अंदर झांकते हैं नहीं. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत सीक्वेंस बहुत उल्टा सीधा है. थर्ड यहाँ पे है, सॉरी फॉर दिस कॉपी पेस्ट में. Who said this power is where state influence the policies of other state more than their own. अब अनदर ये सेकंड वेग क्वेश्चन है जिसका कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं है. नेट पे कहीं पे जॉन मेर्सियमर मिलता है, जिसको मैं गेस करता तो वही होता. ये ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट थिंकर हैं. केनेथ वॉल्ज अगेन दिखते हैं, जो फाउंडर हैं नियो रियलिज्म के, और डिफेंसिव नियो रियलिस्ट माने जाते हैं. हांस मर्गनथाउ क्लासिकल रियलिज्म के फादर माने जाते हैं. रॉबर्ट डहल पॉलीआर्ची के लिए जाने जाते हैं. इन सब में मुझे यदि पावर का इस टाइप का, तो या तो हंस मर्गनथाउ कहेंगे, पावर इज वेयर स्टेट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ अदर स्टेट मोर देन देयर ओन. ये कोई बहुत फेमस कोट भी नहीं है, कहीं मिलता भी नहीं है. तो मैं गेस करता जॉन मेर्सियमर, लेकिन 50-50 में हंस मर्गनथाउ होगा या जॉन मेर्सियमर. इन्होंने ये दिया होगा ऑफिशियल आंसर, आई डोंट नो. लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसको देख लीजिए. वेग क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का मतलब वेग क्वेश्चन. 6 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन आसान है, द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट फॉर्म्ड एज ए सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन इन 1919.
ये क्वेश्चन यदि आप बहुत पहले देखते होते, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था, तो ये सब क्वेश्चन टफ श्रेणी में आता था, लेकिन मैंने इतनी बार डिस्कशन इसको किया है। 1919 में यूनाइटेड किंगडम में वेल्स है। वेल्स एक सेपरेट समझिए कॉम है, लेकिन यूके नेशन स्टेट के अंदर आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूके यूनाइटेड किंगडम में 4 एक तरह के नेशन आते हैं। एक तो इंग्लैंड है, दूसरा वेल्स है जो बगल में लंदन के बगल में है, कार्डिफ उसकी राजधानी है, फिर स्कॉटलैंड है नॉर्थ में, और नॉर्दर्न आइलैंड है। ये 4 मिल करके जो है वो यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या नाता है। तो इंग्लैंड वन ऑफ द नेशन है विद इन यूनाइटेड किंगडम। आपने ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम सुना होगा। आपको बताओ ये ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में क्या फर्क है, ये भी जानना जीके के लिए शायद इंटरेस्टिंग हो। ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आती है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है। इस आइलैंड में आप देखोगे ये जो आइलैंड है इसमें यही 3 है, इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, इधर स्कॉटलैंड है। जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो एक दूसरा ही जो है आइलैंड है, जिसको आयरिश आइलैंड कहते हैं, जिसमें जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ है और साउदर्न पार्ट एक अलग कंट्री है, इसका नाम आयरलैंड है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, इन सब में क्या नाता है। मैंने बहुत कुछ बोला है, जरा इसको नेट पे जाके पढ़ के समझ लीजिएगा, बहुत जगह आपको काम आएगा। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि वेल्स जो है इंग्लैंड के बगल में, लंदन के बगल में, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है एबर्सथवेथ। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही है, एबर्सथवेथ। तो एबर्सथवेथ यूनिवर्सिटी में 1919 में पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन का डिपार्टमेंट खुलता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और पहली बार आप समझिए, अमेरिका में पढ़ाई नहीं शुरुआत होती है इंटरनेशनल की, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में शुरू होती है। वही ये पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स लिखा, आप इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एबर्सथवेथ भी समझ सकते हैं, इन वेल्स। 7 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। ये सब आसान है, क्योंकि यदि आपको इन चारों का थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी याद है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में होती है, वियतनाम वॉर 55 से 75, कोरियन वॉर 50 से 53 और बर्लिन एयरलिफ्ट 48-49। ये था क्या बर्लिन एयरलिफ्ट? तो सबसे पहले चूंकि बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ, लेकिन है क्या ये? इसमें हुआ ये था कि तुरंत ही जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो एलाइज के बीच में फूट पड़ गई। रसिया जो है मतलब यूएसएसआर अलग हो गया, और उसने ईस्ट जर्मनी को चूंकि कब्जा कर लिया था, आधा पार्ट जर्मनी का उसके कब्जे में था, आधा वेस्टर्न एलाइज जो थे उनके कब्जे में था। तो उसने क्या किया कि ईस्ट जर्मनी में इस टाइप की घेराबंदी कर दी कि पूरा वेस्ट जर्मनी भी और वेस्ट बर्लिन भी एक तरीके से घेरा गया। मतलब वहां पे कोई भी रसद, खाना पीना, सप्लाई कुछ नहीं जा रहा था, एक तरह से चोक हो गया था। तो वहां पे एयर से जो है वेस्ट बर्लिन को सारी सहायता मुहैया कराई गई, सारे खाने पीने रिसोर्सेज दिए गए, उसको बर्लिन एयर लिफ्ट कहते हैं। वहीं से शुरुआत कोल्ड वॉर की हो जाती है। Who among the following is the author of the famous work Banana Beaches and Bases Making Feminist Sense of International Politics? ये बहुत फेमस बुक है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी है और ये भी इजी है, तो आप देख सकते हैं कई इसमें इजी क्वेश्चन भी है। इस बुक को लिखने वाली थिंकर का नाम है सिंथिया इनलोए। सिंथिया इनलोए इस बुक में उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बहुत, या फ्रेज कह लीजिए, जो बहुत फेमस हुआ, कई एग्जाम में पूछा जाता है, वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन? सिंथिया इनलोए। Who among the following, 9 number question, considers political development as political modernization plus political institutionalization? अब ये भी जो है एकदम वेग क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेग। इसके भी कई जगह अलग अलग आंसर हैं, लेकिन जो मैं देख पाया हूँ इसके ज़्यादा इसके आंसर जो हैं, अगेन मैं इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, लियोनार्ड बिंडर का मिलता है, जिन्होंने कि एशिया के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा उन्होंने खास करके ईरान, मिडिल ईस्ट पे काम किया था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन चेंजिंग सोसाइटी ईरान, ये इन्होंने बुक लिखा था। वैसे आइजनटैट जो है, इन पर भी कई जगह नेट पे मिलता है, तो इन दोनों में 50-50 हो सकता है। मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, ये अनदर तीसरा वेग क्वेश्चन है। 10 देखिए, लेकिन इस चीज को समझिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जब हम कहते हैं कि कोई सोसाइटी जो है पॉलिटिकली डेवलप हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कई थिंकर ने इस पे थॉट दिया है, जैसे लुसियन पाई कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो समाज जो है इक्वलिटी बेस्ड हो गया है, मतलब वहाँ रूल ऑफ लॉ है। दूसरा, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि लोगों के एस्पिरेशन को पूरा कर पाए, और वहाँ डिफ्रेंसिएशन हो गया है। मतलब ये नहीं है कि एक ही काम को करने के लिए 50 तरह के स्ट्रक्चर हैं या इंस्टीट्यूशन है, तो डिफ्रेंशिएटेड, जिसको फ्रेडरिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं, वो हो गया है।
तो मतलब इक्वालिटी, डिफरेंशिएशन एंड कैपेसिटी को जो है वो एक इंडिकेशन मानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो वेल डेवलप हो गए हैं, कैपेसिटी हो गई है, डिफरेंशिएशन हो गए हैं, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो ये एक ही बात को लगभग यहाँ पे कही जा रही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अगेन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से ये क्वेश्चन है, और ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में क्या आता है, सेकंड स्टेटमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इस तरह के क्रूड स्टेटमेंट को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कहने वाले कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के क्या फीचर हैं, ये वो थिंकर हैं जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो क्या वो कभी बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर को जन्म देता है? इसको आप काट दीजिए। और यहाँ पे देखिए ऐसा है कि आपको यदि एक ही काट सकते हैं, बाकी नहीं तो तीनों सही है या दो सही है, तो इसका मतलब 1 और 3 जो है सही है। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ स्टेट और सेंटर इन द सोसाइटी एंड इन लार्ज एंड ब्रॉड बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। ये सब जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को इंडिकेट करता है कि वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे कुछ थिंकर ने जो बुक लिखा है उसको याद कर लीजिए। ला पोलम्बेरा की जो एक बुक है बहुत फेमस है, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ब्यूरोक्रेसी से जोड़ा है। और आइजनटैग जो है ये जोड़ते हैं ट्रेडिशन, चेंज एंड मॉडर्निटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और लियोनार्ड बिंडर का तो ये बुक, तो तीनों बुक को जरूर देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडस वैली ट्रीटी किसके किसके बीच साइन हुआ? ये सब बहुत बचकाना क्वेश्चन है क्योंकि वी ऑल नो कि 1960 में साइन हुआ था। यदि इतना भी पता हो तो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू होंगे, और वहां पे उस समय मोहम्मद आयूब खान थे, क्योंकि आहिया खान तो आपको पता है कि बांग्लादेश वॉर के टाइम में थे, तो ये 1960 में कहाँ से आएंगे? और अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1960 में कहाँ आएंगे? और इंदिरा गांधी भी कहाँ आएंगे? तो ये ऐसे ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट इजी क्वेश्चन। 12 नंबर देखिए, अयूब खान जो है 1958 से 69 तक जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे, सेकंड प्रेसिडेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फेडरल, तो यही जान लीजिए, यही अयूब खान है जिन्होंने कि ताशकंद जो समझौता था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ, उन्होंने ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी वहां पे भी साइन किया था जनवरी 1966 में। In which of the following countries the Federal Assembly elect the judges of the Federal Tribunal? अब यहाँ पे देखिए, छोड़िए इसका आंसर क्या हो तो बाद में बता देते हैं, लेकिन फेडरल ट्रिब्यूनल एंड फेडरल असेंबली ये दो जो संस्था है ये स्विट्जरलैंड की दोनों संस्था, इसलिए इसका आंसर तो स्विट्जरलैंड, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है और ये इतने एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा मजेदार टाइप की फेडरल काउंसिल उनका है, फेडरल असेंबली, सॉरी फेडरल असेंबली एक 7 मेंबर 4 ईयर के टर्म वाली एक संस्था है जिसमें रोटेशनल बेसिस पे प्रेसिडेंटशिप होती है। मतलब दिस इज द ओनली कंट्री परहैप्स इन मॉडर्न वर्ल्ड जहां पे कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव, मतलब एक आदमी शासन नहीं करके 7 आदमी जो है शासन करते हैं और बारी बारी से वो जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा फेडरल असेंबली जो है जजेस भी इलेक्ट करती है फेडरल ट्रिब्यूनल की। फेडरल ट्रिब्यूनल उसी टाइप की संस्था है जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो फेडरल असेंबली के बारे में जान लीजिए। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड की पॉलिटी के बारे में काफी चीजें आप जान सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से अवयव वहां पे हैं। जैसे एक क्वेश्चन वहां पे जो लैंड जर्मैंड है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे भी हो, लैंड जर्मैंड, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कैंटन वहां के जो स्टेट हैं जिसको कैंटन कह सकते हैं या फेडरेटिंग यूनिट, वहां पे लोग टाउन हॉल में या मैदान में खड़े होकर, बहुत कम जनसंख्या है, लोग हाथ उठा करके वॉइस वोट से जो है पब्लिक पॉलिसी को या डिसीजन मेकिंग सीधे पब्लिक करती है। एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के कई सारे अवयव स्विट्जरलैंड में दिखते हैं। तो स्विट्जरलैंड की पॉलिटी जो है बड़ी ही पिकुलियर है, इसलिए उसको पढ़ लीजिए, कई लोग पूछते हैं, जिसमें से सबसे पिकुलियर उनकी फेडरल असेंबली। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री आर द मेंबर ऑफ आसियान? ये सब बचकाना क्वेश्चन है, इजी है। वी ऑल नो कि इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वी ऑल नो कि थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, मुझे लगता है इसमें सभी हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, क्या म्यांमार नहीं है आसियान में? अब मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि ब्रुनेई मेंबर है और म्यांमार नहीं है, तो मैं इसको टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ देख लेते हैं, मैंने दे दिया है ब्रुनेई, दारुसलाम, बर्मा, म्यांमार भी है, कंबोडिया, इंडोनेशिया। अब तो ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। अब आप यहाँ देखिए, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है, और ब्रुनेई, दारुसलाम, एंड कंबोडिया भी है, कंबोडिया भी है, तो ये भी सही है। और सी देखिए, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये भी है।
तो ये दोनों ही सही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, वेग टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। इन द डिसीजन ट्री अप्रोच वी जनरली यूज, तो डिसीजन ट्री जो यहाँ लौट के हम आते हैं, यदि उन्होंने ब्रुनेई दारुसलाम को एक अलग माना है तो आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिए, मैं इसको क्वेश्चन मार्क। 70 नंबर क्वेश्चन, इन द डिसीजन ट्री अप्रोच वी जनरली यूज, अगेन अब चले गए हैं, अब अलग एक साइकोलॉजी डिसीजन ट्री पे चले गए। डिसीजन ट्री इस टाइप की है, मतलब आप ऐसे सोचते हैं कि यदि मैं ये करूंगा तो शायद इसका आउटकम ये होगा, यदि इन दोनों में से मैं ये चुनता हूं तो इन दोनों के दो आउटकम होंगे, इस टाइप का एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल पे चलता है, बट ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिना जाने भी सोच सकते हैं, लैंग्वेज से भी सोच सकते हैं, वेग टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिसीजन ट्री। 18 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ट्यूरी। अब ये इन्होंने एक दो जगह और मीनिंग पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड का मीनिंग पूछा है। सर्ट्यूरी का जो लिटरल मीनिंग जो सर्ट्यूरी का मैं देख पाया, यह है टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी मेड सर्टेन, लेकिन यहां पे ये दिए हैं टू बी सर्टिफाइड, तो चलिए लगभग मिलता जुलता है, टू बी सर्टिफाइड। सर्ट्यूरी की जो रीट होती है, आपको पता है उसका क्या मीनिंग है, उसमें हायर कोर्ट ये देखती है कि लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस तो नहीं कर लिया है, उनकी जो डिसीजन है उसके ब्रीफ में है भी कि नहीं, क्या उसमें कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत है या उसको सर्टिफाई करना है, इस तरह की बात। हाउ टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूएन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि यूएन की मेंबरशिप कैसे मिलती है ये हमें जानना चाहिए। इसका सही तो है थ्रू ए डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन इसके थोड़ा अंदर और घुस जाइए। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 टेम्पोररी, आपको 9 मेंबर का जो है आपको चाहिए होता है सपोर्ट नए मेंबर बनने के लिए, 9, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर जरूर होने चाहिए। यदि ऐसा रिकमेंडेशन हो जाए 9 या 9 से अधिक मेंबर का, तो जनरल असेंबली को फिर 2/3 मेजोरिटी से आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। ये दोनों फिगर को भी याद कर लीजिए। When did India recognize Tibet autonomous region as a part of the territory of the People's Republic of China? पता है आपको कि तिब्बत को इन्होंने 1950s के आसपास, कभी ये देख लीजिएगा, तिब्बत पहले एक बफर जोन था इंडिया और चाइना के बीच में, और जब तक तिब्बत बफर जोन रहा तब तक इंडिया चाइना में कोई तानातानी हिस्टोरिकल मिला भी नहीं। लेकिन जैसे ही तिब्बत को इन्होंने अपने में मिला लिया, हमारी और चाइना की बॉर्डर जो है वो टकराने लगी, और फिर वही जो कौटिल्य कहते हैं कि जब दो कंट्री की बॉर्डर टकराती है तो नेचुरल एनिमी बन जाते हैं। उस समय से चाइना हमारा नेचुरल एनिमी जैसा हो गया। इसमें इस एनिमिटी में आग का घी तब हुआ जब हम लोगों ने तिब्बत के दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दे दिया, उसी तरीके जैसे अभी हम लोगों ने शेख हसीना को शरण दिया हुआ है। उससे जो है चाइना खासा नाराज हो गया, और उसके बहुत साल तक जो है इंडिया तिब्बत को मानता ही नहीं था चाइना का पार्ट, उसको ऑटोनोमस रीजन या इंडिपेंडेंट कंट्री मानता था। लेकिन 2003 में, जून 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं चाइना को, और दोनों एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देते हैं जिसमें कि तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन मानते हुए भी टेरिटरी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्वीकार किया इंडिया ने। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको नॉलेज मिलता है, इसको याद कर लीजिए। इंडिया साइन लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। ये अगेन अनदर वेग क्वेश्चन है, क्यों, इसको पढ़ लीजिएगा। पहले लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन तो हुआ 1974 में, लेकिन 2015 में फिर से वो साइन होता है, उसमें काफी चेंजेस होते हैं, तो दोनों ही आंसर सही है। अब एक चुनना हो तो क्या करेंगे, ओरिजिनल को चुनिए। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट थे क्या, असल में क्या हुआ, जब इंडिया बांग्लादेश बनी तो बहुत अजीब टाइप की थी कि ऐसे इस टाइप का है। अब यहाँ बांग्लादेश है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव ऐसे थे जो बांग्लादेश में चले गए, जबकि वो इंडिया के जनरली पार्ट रहे हुए हैं। वहाँ लोग बिल्कुल इंडियन है, वो इंडियन स्टेट की तरफ देखते थे। इसी तरह इंडिया में कुछ इनक्लेव ऐसे थे जो बांग्लादेशी अपने को मानते थे, तो दोनों को ट्रांसफर किया गया कि ये हमारा रहेगा, ये टेरिटरी आपका रहेगा। इस तरह से एडजस्टमेंट की गई थी लैंड बॉर्डर का, कि इस तरीके से बाउंड्री किया जाए कि जो गाँव, ऐसा होता है ना, जब ह्यूमैनिटी लकीर खींचती है तो एक बेचारा गांव जो है उसका आधा जो है एक कंट्री और आधा दूसरे कंट्री में चला जाता है, उसको समझ भी नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। उस टाइप की चीजें, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि जानना चाहिए। इसके लिए मैंने आर्टिकल 171 पूरा दे दिया है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंडिया में केवल 6 स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन 6 स्टेट हैं, उसमें जो है जो मेंबर चुने जाते हैं ना, वो सब इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। 1/3 जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। फिर 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स जो होते हैं उस स्टेट के, वो वोटिंग देते हैं। फिर 1/12 जो है वो
टीचर जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वो वोट करते हैं, 1/3 जो है जो MLAs होते हैं वो चुनते हैं, और 1/6 जो है गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो यही आपको पूछा जा रहा है गवर्नर कितने को नॉमिनेट करते हैं। तो इट इज ए इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द 6 स्टेट ऑफ इंडिया, अपर हाउस बाइकैमरलिज्म। अदरवाइज बाकी स्टेट में यूनिकैमरलिज्म है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। Who tried to establish a corporatist state? अब corporatist state तो मैंने कई बार बताया है, आज फिर से बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो सिविल सोसाइटी है, जैसे NGOs हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री बॉडी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ना तो सरकार के पार्ट माने जाते हैं और ना ही बाजार के पार्ट। उसको थर्ड सेगमेंट कहते हैं सोसाइटी का, और उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। लेकिन यदि सिविल सोसाइटी को सरकार अपने में कॉर्पोरेट कर ले, इनकॉर्पोरेट कर ले, तो अपना ही पार्ट बना ले, तो जैसे कि यदि सरकार ऐसा करे कि भाई तुम्हारी स्टूडेंट यूनियन जो कि सिविल सोसाइटी का पार्ट है वो सरकार का ही एक समर्थित जो है विंग होगा, इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री जितने भी हैं इंडस्ट्री बॉडी, वो भी सरकार द्वारा जो है रिकॉग्नाइज एक बॉडी होगी। ऐसा यदि कर ले, मतलब हर पार्ट में किसानों का जो ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन, वो पता लगा सरकार द्वारा समर्थित जो है एक विंग जो है वो किसानों के मुद्दे को उठाती है, तो ऐसा यदि कर लें, ट्रेड यूनियन में भी यही हो जाए, तो सारे सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार के एक विंग की तरह यदि काम करने लगे, तो इसको कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है, क्योंकि सरकार के जो टेंटिकल्स हैं ऑक्टोपस के जैसे, वो सिविल सोसाइटी को भी अपने में शामिल कर लेते हैं। इस टाइप की स्टेट फासिस्ट स्टेट जनरली करते हैं, इवन स्टालिन ने भी किया था लगभग, और कम्युनिस्ट स्टेट भी करते हैं, और चाइना अभी एग्जाम्पल है, और फासिस्ट स्टेट चूंकि मुसोलिनी ने स्टैब्लिश किया था तो उन्होंने भी इसको किया था। इनफैक्ट कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट की जो प्रस्तावना है या कह लीजिए रिकमेंडेशन, वो हेगल भी देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। 29 देखिए, ये खासा आसान क्वेश्चन है। थर्ड शेड्यूल शेड्यूल, जैसे इस शेड्यूल की बात आएगी आपके लिए कितना आसान हो जाता है। आपको पता है कि थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की फॉर्म है कि कैसे लोग ओथ लेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात का कि थर्ड शेड्यूल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, इन सब के ओथ का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए सेपरेट आर्टिकल है। बाकी यूनियन मिनिस्टर, MP, जजेस, सबके ओथ का जिक्र जो है थर्ड शेड्यूल में है। तो A का 4 और इसी हिसाब का हो जाता है ये क्रैक। इसका मतलब है कि जो B है 9th शेड्यूल, वो होगा 3। इसका मतलब 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट यदि 9th शेड्यूल में डाल दिए तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। 4th शेड्यूल में जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है, और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है। 32 देखिए, सिंक ऑफ लोकलिज्म टर्मिनोलॉजी वाज यूज्ड बाय। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि और भी आगे पूछा जा सकता है। इसको आप गेस भी कर सकते हैं कि लोकलिज्म, पंचायत राज, गांव में पॉलिटिक्स को ले जाना, इसके अगेंस्ट थे अंबेडकर। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि विलेज जो है वो डेन है कास्टिज्म का, जितना हम लोअर जाते हैं उतना ही कास्टिज्म बढ़ती है। इसीलिए वो हमेशा वेरी रहे, सस्पिशियस रहे पंचायती राज या जो डिवोल्यूशन, जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, उसको वो थोड़ा वो परेशान रहते थे। इस कारण से उनको लगता था वहां और कास्टिज्म होगा, तो उन्होंने उसको सिंक ऑफ लोकलिज्म कहा, इस आइडिया को कि जितना आप नीचे लोकल लेवल पे जाएंगे उतना ही जो है आपको वो कास्टिज्म या गलत पॉलिटिक्स वहां पे दिखेगी। अंबेडकर। Which of the following is not a section of collectorate in मध्य प्रदेश? सारे मध्य प्रदेश वालों को मैंने छोड़ दिया है, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय हांस मर्गेंथाउ। ये सब खासा आसान है। क्यों? और यहाँ आपको कितना ये नॉलेज देता है कि साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स इन्होंने लिखा है, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट लिखा है। ये सब छुपे हुए बुक हैं, तो आपको आगे पूछा जा सकता है द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। तीनों बुक छिपे हुए हैं और आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट इज अ वेरी फेमस आर्टिकल बाय अलेक्जेंडर वेंट। ये एस्से है उनका, इसी से वो एक्सप्लेन करते हैं अपने जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है उसको एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस ऐसे में बेसिकली वो क्या कहते हैं कि एनार्की जो है कोई गिवन ऑब्जेक्टिव कंडीशन या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन का, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। आप जो उसका मायने बना लो वही मायने एनार्की का है। इट इज नॉट दैट कि कोई उसका गिवन मीनिंग है कि एनार्की का क्या मायने होता है। इस पे और आगे बहुत कुछ कही जा सकती है, लेकिन चलिए अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। इसके इस ऐसे के बारे में इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया है।
कट कर रहा हूँ, आप इसको बुरा मत मानिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं कट कर रहा हूँ। ये भी मध्य प्रदेश के मैंने छोड़ दिया है। यहाँ देखिए हर्बर्ट साइमन जो है वो 3 जो है वो स्टेप बताते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, 3 स्टेप। फर्स्ट वो कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लिखा है, या इंटेलिजेंट प्रोसेस या स्कैनिंग प्रोसेस होता है, जहां पे कि आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है जिसका समाधान मुझे डिसीजन से करना है। ये इंटेलिजेंट फेज है, नॉट इंटेलेक्चुअल। दूसरा में जहां जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है, मान लीजिए प्रॉब्लम पता लगी कि एम्प्लॉय टर्नओवर है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय हमारा नौकरी छोड़ के हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जा रहे हैं, तो आप डिजाइन प्रोसेस में आप अल्टरनेटिव तलाशते हैं कि क्या करें कि वो ना नौकरी छोड़ के जाएं, क्या 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 उनकी सैलरी बढ़ा दें, या उनको जो है और मोटिवेशनल फैक्टर दें, उनके जॉब को इनरीच करें, लाइक दैट। एंड थर्ड फेज जो, और उसी फेज में आप जो है सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने की भी कोशिश करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और फाइनल फेज में जो है सिलेक्शन कर लेते हैं, चॉइस फेज होती है। सो इंटेलिजेंट फेज, डिजाइन फेज एंड सिलेक्शन फेज, जो सिलेक्शन करते हैं अल्टरनेटिव की उसी को हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं डिसीजन। रिसर्च फेज कुछ होती नहीं है, इसलिए ही ऑड वन आउट है। ये वाले भी मध्य प्रदेश है, मैंने इसको छोड़ दिया है। 39 देखिए, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, अनदर वेग क्वेश्चन, तीसरा चौथा जो भी गिन लीजिए आप। जैसे देखिए यहाँ पे ना 2 ही सही है ये कहते हैं, जबकि यहाँ 3 सही है। सिटीजन इंडिया होना चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए, और कोई ऑफिस और प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, और वो उस स्टेट का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यदि मध्य प्रदेश का बनना है गवर्नर तो आपको मध्य प्रदेश का सिटीजन, आप मतलब रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए 3 सही है, और यहाँ 3 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड है, वेग है, इनवैलिड है। Which of the following theories regarding the origin and nature of a state is not mentioned in the शांति पर्व? ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। शांति पर्व आपको मैंने पढ़ाया भी है, वहां पे जो पितामह भीष्म जो कहते हैं उसमें काफी सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दिखता है। राजधर्म की बात जब वो करते हैं तो राजा का धर्म क्या है, राजा का कुछ ऑब्लिगेशन है, यदि उनको शासन करना है तो उनके कुछ कर्तव्य हैं, तो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। डिवाइन थ्योरी भी दिखती है, मतलब कि राजा को जो है दैवी शक्ति मिली हुई है, दैवी अधिकार मिला हुआ है राज करने का, और स्टेट को एक ऑर्गेनिक इंटिटी माना जाता है जिसके कि लोग उसके लिंब हैं, लाइक दैट। वो तो हिंदू जो थॉट में है भी कि ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द स्टेट, लेकिन फोर्स थ्योरी नहीं है कि तलवार के बल पे जो है राज किया जाता है ना, इसको फोर्स थ्योरी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं है। In the year 1824, which of the following quarterly English publication was started by Jeremy Bentham? Jeremy Bentham, we all know कि यूटिलिटेरियनिज्म के फादर माने जाते हैं मॉडर्न टाइम में। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, GHP प्रिंसिपल ऑफ मोरल डिसीजन मेकिंग। वो एक क्वार्टरली निकालना उन्होंने शुरू किया था, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। अब ये कैसे जानेंगे, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन चलिए यहाँ इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, देख लीजिए। If the office of 40 number question, that is another star question, अभी तक आपको 3-4 स्टार क्वेश्चन मिल चुके हैं जो कि इवन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में से पूछे जाने वाले हैं। ये कहता है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दोनों वैकेंट हो, मतलब कोई उसका इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वैकेंट है, तो कौन प्रिजाइड करेगा हाउस के मीटिंग को? तो इसका जवाब ये है, एज पर आर्टिकल 180, इसको पढ़ लीजिएगा, by such member of the assembly as the governor may appoint for the purpose। तो उस समय में गवर्नर जिसको अपॉइंट करे फॉर द टाइम बिंग, जब तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं चुने गए हैं तब तक कोई मेंबर जो गवर्नर अपॉइंट करेगा वो उसको प्रिजाइड करेगा। सेम थिंग जो है वो आर्टिकल देख लीजिएगा, शायद 94 है या 95, 93, इन तीनों आर्टिकल में देखिएगा सेम है। यदि लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर ना चुना गया हो, वैकेंट हो, तो उस समय में राष्ट्रपति जिस मेंबर को अपॉइंट करे वो करेगा। अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति ने जो अपॉइंट किया भर्तृहरि महताब, उन्होंने जो है ये काम कुछ दिन के लिए संभाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल? ये सब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये सब रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ लॉजिक उन्होंने लिखा था, उसमें लॉजिक की बहुत सारी बातें जो रिसर्च एप्टीट्यूड होती है उन्होंने ये सब कहा था। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट इन्होंने नहीं लिखा है, ये फ्रेडरिक एंगल ने लिखा है। ये कुछ एक आध बुक हैं जो कि उन्होंने मार्क्स से हट के अलग लिखा है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, JS मिल ने अपनी वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिलकर लिखा। यूटिलिटेरियनिज्म लिखा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी लिखा उन्होंने।
ओके 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच चैप्टर ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू वॉर पॉलिसी। अगेन अनदर वेग क्वेश्चन, चैप्टर। ये बुक कहते तो ठीक है, इसमें 15 बुक्स हैं, उसमें से जो बुक 6 है वो है विज्ञान, साइंस, द साइंस ऑफ वॉरफेयर। तो इस बुक में जो है डिटेल एस्पेक्ट है, मिलिट्री स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, शतगुना एंड ऑल, तो 6 कह सकते हैं, बट चैप्टर आई डोंट नो। 45. Who among the following political philosophers believes that the entire process of human history was the progress of absolute spirit towards self-realization, that is towards a determinate end point? ये तो इन्होंने इतना ज़्यादा रिवील कर दिया कि ये बचकाना क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इस टाइप की एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करना, हिस्ट्री का एंड पॉइंट की बात करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन, ये तो सब हेगल का थॉट है। तो यही तो वो कहते हैं बेसिकली। इसको तो एक्सप्लेन आधे घंटे में किया जा सकता है। बेसिकली उनका कहना है कि हिस्ट्री क्या है, ये एक इवोल्यूशन ऑफ आइडिया है। ह्यूमन आइडिया पहले जो है एक रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है। ह्यूमन आइडिया मतलब कि जिससे दुनिया चलती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि ह्यूमन क्या है, उनको कैसे रहना है, कैसे सोशल अरेंजमेंट करना है, स्टेट क्या है, स्टेट व्यक्ति का रिलेशन क्या है, फ्रीडम क्या है, ऑल ये सब वो कॉन्शियसनेस कह लीजिए। उस कॉन्शियसनेस का विकास जो है वो डायलेक्टिक वे में होता है। पहले कोई रूडिमेंट्री फॉर्म में, आज से 2000 पहले साल आइडिया है, फिर वो आइडिया को कंटेंट किया जाता है एक दूसरे आइडिया से, इसको एंटीथेसिस कह सकते हैं यदि ये थेसिस है तो, और फिर 100 साल बाद जो है दोनों का सिंथेसिस होकर के समाज आइडिया में आगे बढ़ता है। इस तरीके से आइडिया बढ़ते बढ़ते उनका कहना है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में, जो वो कहते हैं कि आज वो आ गया है प्रूसिया में, जहां पे कि वो आइडिया या स्पिरिट जो है वो एब्सोल्यूट बन जाती है, मतलब वो प्योर बन जाती है, रेसिड्यू हो जाती है। और उस आइडिया से जो जन्मा हुआ स्टेट होता है, जो प्रूसियन स्टेट उसका एग्जाम्पल है, वो बेस्ट ह्यूमन अरेंजमेंट है। वही एक कंक्रीट फ्रीडम जो है एक इंडिविजुअल को दे सकता है और सोसाइटी को गुड सोसाइटी बना सकता है। इस तरह की बातें हेगल कहते हैं। 46. In which country the ombudsman can recommend prosecution of judges of Supreme Court? अगेन जो है ये वेग क्वेश्चन है, क्योंकि नेट पे अलग अलग आंसर मिलते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा स्वीडन के साथ, क्योंकि स्वीडन ही वो कंट्री जहां फर्स्ट टाइम ओम्बड्समैन बनते हैं, लोकपाल कह लीजिए, और उनको काफ़ी वाइड रेंजिंग पावर है। तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी जो है प्रोसिक्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं। When was the finance department established for the first time in India to look after the budget? ये क्वेश्चन वेग है, लेकिन इसके कई जगह जो मिलते हैं। ब्रिटिश काल में वो 1860 में फाइनेंस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो बजट बनाती है। ये सब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आई डोंट नो। इससे कौन सा नॉलेज होता है? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लोगों को इस तरह की रोट लर्निंग की जरूरत है क्या? 49. What are the 4 aspects of globalization debate in international political economy? अब देखिए, आईपी जो है एक धारा है डिबेट की, जिसके तहत कि हम करंट ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। आईपी के बहुत सारे जो हैं पॉलिटिकल थिंकर हैं, रॉबर्ट कॉक्स भी उसमें माने जाते हैं, जो बेसिकली ये डिस्कस करता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन मोड ऑफ प्रोडक्शन, नियो मार्क्सिस्ट जैसा थॉट है, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सामान बनाता है और कौन खरीदता है, कौन रॉ मटेरियल बेचता है और कौन फिनिश गुड बेचता है, किसको इंटरनेशनल ट्रेड में जो है ज़्यादा पावर है, कौन अपनी बात मनवाता है, लाइक दैट, उससे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा तो अब ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है। अगेन इसमें मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी खुद घुस गया, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन घुस गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन इसका है। यहाँ लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म दोनों है, इसलिए मैं काटता हूँ। तो एक ही बच जाता है, बॉर्डरलेस ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड, कैपिटलिज्म, नियो लिबरलिज्म जो नियो लिबरल वर्ल्ड है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने किया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वेस्टर्न थिंकर यूज द गैप अप्रोच फॉर इंडेक्स ऑफ लिटरेसी, न्यूट्रिशन, बर्थ एंड डेथ रेट्स, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी लेवल, रेट्स ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी? इसका ज़्यादा मतलब प्रोबेबल, मतलब उसे नेट पे अगेन जो है अलग अलग मिलते हैं, लेकिन रॉल फ्रेबिस ने गैप एनालिसिस किया था। बेसिकली गैप अप्रोच क्या है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जिसको कोर कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में, और जो डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड है, उसको पेरिफेरी कहते हैं, उसमें कितना गैप है इन सब इंडेक्स पे जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उसके लिए इसलिए रॉल प्रेबिस जो है डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर भी माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। यहाँ चूंकि एजी फ्रैंक आ रहे हैं, अंडर गुंडर फ्रैंक, ही इज नोन फॉर हिज फ्रेज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और इमैनुअल वॉर्नस्टीन जाने जाते हैं अपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए, जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी का जिक्र किया था। एक वर्ल्ड कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्री के पेरीफेरी के तौर पे
एक्ट करते हैं, जिसको कि लगातार वहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है डेवलप्ड या कोर कंट्री की तरफ हो रहा है। पूरा जो कैपिटलिस्ट ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो कोर कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सो इंटरनेशनल ट्रेड के जो कानून है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो सारा ही जो है झुका हुआ है कोर की तरफ, और लगातार गरीब कंट्री के रिसोर्स को अमीर कंट्री की तरफ जो है लगातार चूसा जा रहा है थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रूल कह लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन। इमैनुअल वॉलस्टीन। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो लैटिन अमेरिका है दैट बिकेम द फर्टाइल ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। जितने भी अंडर गुंडर फ्रैंक, रॉल प्रेबिस, कॉर्डोसो, ये सब जो है लैटिन अमेरिका में ही उन्होंने अपना काम किया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। चलिए ये सब अगेन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, आई डोंट नो क्यों पूछते हैं ये सब, क्या इससे नॉलेज बढ़ती है, जो कि 5वें क्लास के बच्चे को ही पूछा सकता है। वैसे इसका जवाब है 1959 मसूरी में। आप यहाँ पढ़ लीजिए कैसे मसूरी, जिसको आजकल हम लोग लबासना कहते हैं, उस समय में जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जो 2 कॉलेज को मिला के बना था। बाद में 1972 में उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज नॉट मेंशन्ड बाय गैब्रियल। अचानक अभी एकदम एक इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जो CUET PG में भी अब इजी कहा जाएगा, कि आलमंड एंड सिडनी भरवा ने सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी थी 1963 में, जिसमें उन्होंने इंपेरिकल बेसिस पे 5 कंट्री में, कौन से थे 5 कंट्री, ऑफ कोर्स आई थिंक UK, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, USA, चेक कर लीजिएगा। इन 5 कंट्री में उन्होंने जो है रिसर्च करके, इंपेरिकल रिसर्च करके उन्होंने ये निकाला कि 3 टाइप के ओरिएंटेशन जो है वो डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को। इफेक्टिव ओरिएंटेशन, इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन और कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन नहीं था, मतलब कि आप यदि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन मतलब ये है जबकि पीपल इस तरह से ओरिएंट होते हैं, उनको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है कंट्री में, उनको पता होता है बस। इफेक्टिव ओरिएंटेशन है जब उससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं या फॉर और अगेंस्ट वो डिबेट करते हैं। इवेल्युएटिव होता है जबकि बिल्कुल वो इवेल्युएट कर लेते हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी है कि नहीं, बहुत हाई लेवल का ओरिएंटेशन होता है। इस बेसिस पे वो कहते हैं कि 3 टाइप के हम प्योर या आइडियल टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट डेवलप्ड सोसाइटी जहां वो कर रहे थे। एक पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, जहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनके ओरिएंटेशन जस्ट कॉग्निटिव तक लिमिटेड है, उनको कोई मतलब नहीं है कौन शासन कर रहा है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, अपने में मगन है, बस थोड़ा बहुत पता है। एक सब्जेक्ट है जहाँ पे काफ़ी कुछ पता है लेकिन वो सड़क पे नहीं निकलते, इवेल्युएटिव नहीं है, वो अफेक्टिव है लेकिन वो करने देते हैं, जो शासन कर रहा है करो, ठीक ही है, सब ठीक है, बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पार्टिसिपेंट जो है वो ऐसे हैं कि बात बात पे वो इवेल्युएटिव हो जाते हैं, टीवी डिबेट को बहुत गौर से देखते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, सड़क पे निकल आते हैं, सरकार को घेराव करते हैं, ऑल इस टाइप की यदि पॉलिटिकल कल्चर हो तो पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। वो ये भी कहते हैं कि इन तीनों का, ये चूंकि आइडियल टाइप है तो तीनों का एक आइडियल मिक्स यदि हम कर दें तो उसको हम सिविक कल्चर कह सकते हैं। मतलब वो जो है बेस्ट कल्चर होगी जिसमें कि ज़्यादा जो है लोग जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनको सभी अवेयरनेस होता है, वो इवेल्युएट भी कर पाते हैं, लेकिन वो बात बात पे सड़क पे नहीं निकल जाते हैं और अपने जो चुने हुए शासक हैं उनको बहुत ज़्यादा वो लिबर्टी देते हैं कि करो, एक लिमिट तक, जहाँ तक कि वो लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन वो अवेयर भी हैं और जैसे ही कोई सरकार लिमिट क्रॉस करती है तो वो सड़क पे निकलते हैं और अपनी बातों को अपने हाथ में लेते हैं। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये जो है आलमंड का थॉट है, एक इनपुट फंक्शन पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, आर्टिकुलेशन, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये सब उन्होंने जो है इनपुट फंक्शन का है। तो उस इनपुट फंक्शन में सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे कोई जो बच्चा होता है, जो जवान हो रहा होता है, तो स्कूल, कॉलेज, फादर, पीयर के थ्रू वो पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है और एक अपना ओरिएंटेशन बनाता है कि हमको ऐसे समझना है। आप उस फेज में कई लोग, आप लोग गुजर चुके हो, लेकिन जब आप कॉलेज में गए होगे तो आपको फर्स्ट टाइम बताया होगा, देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तो ये राइट विंगिस्ट है, तो ये कांग्रेस की है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसा है, ये एसोसिएशन है, और आपका थॉट जो है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, आप एक आइडियोलॉजी की तरफ झुकने लगते हो, ज़्यादा उसको पढ़ने लगते हो और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हो, डिबेट करते हो, झगड़े भी करने को उतारू
हो जाते हो, जो अच्छी बात नहीं है। तो वो सब सोशलाइजेशन कैसे होती है? पॉलिटिकल पार्टीज आप वो कर सकती हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करती हैं, स्कूल करता है, कॉलेज करता है, इंटरेस्ट ग्रुप भी कर सकता है, लेकिन मिलिट्री नहीं करती। मिलिट्री आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं करती। इजी क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ? अब ये है कि कौन सा यूनियन लिस्ट में है, कौन स्टेट लिस्ट में, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और यहाँ आप ह्यूजली कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब तो ये स्टेट लिस्ट में है। लेकिन चूंकि इसमें चारों है, तो क्या कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम, अफीम की खेती भी है? नहीं, अफीम की खेती चूंकि बहुत डेंजरस है, तो इसको यूनियन लिस्ट नंबर 59 पे रखा गया। 59वां लिस्ट, जो 100 लिस्ट जो नंबर बने हैं कि इस पे यूनियन बना सकती है लॉ, उसमें 59वां है, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम। ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखा है। तो 4 को काट दीजिए, तो 1 2 3 ओनली। ये मैं छोड़ दे रहा हूं, अंडर विच सेक्शन ऑफ पैनल कोड a person serving in the government of or receiving salary or receiving fee for government work fall under the category, छोड़ दीजिए, आप खुद खोज लीजिए। AV Gracona's formula is related with, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन स्टार क्वेश्चन है। एवी, ये आपको आगे भी कई एग्जाम में पूछा सकता है। एवी गैकोनाज जो है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप एक मैनेजर कितना मैनेज कर सकता है। देखिए, यदि मान लीजिए एक मैनेजर के नीचे 5 कर्मचारी काम करते हैं, तो एक तो उसको डायरेक्ट जो है 5 रिलेशन तो उसको मैनेज करना पड़ेगा पांचों के साथ, लेकिन वो समझिए कि पांचों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटर्न जो है इनको मैनेज करना है। तो उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। तो होता क्या है कि 5 यदि आपके अंडर में इंप्लॉय हैं, तो हो सकता है आपको 100 से ज्यादा रिलेशनशिप इफेक्टिवली मेंटेन करना पड़े, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब एक बॉस जो है, ये बॉस है, तो कितने डायरेक्टली जो है, कितने एम्प्लॉय को डायरेक्ट मैनेज कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, 4 या 5 से नहीं कर सकता है। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में एक तरह का जो फार्मूला थ्रू की कितने रिलेशनशिप मैनेज करता है, एवी ग्रैकोनाज ने दिया है। इंपॉर्टेंट, स्पेन ऑफ अटेंशन कह लीजिए या स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। 57 देखिए, मॉर्गेनथाउस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म एम्फेसाइजेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। इनके 6 जो प्रिंसिपल हैं, यदि आपने उसको गौर से पढ़ा हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। इसमें देखिए, ये कहते हैं कि क्या इसमें से इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉर है? ऐसा कुछ नहीं है कि वॉर होना अवश्य नहीं। द मोरल सुपीरियरिटी ऑफ डोमेस्टिक स्टेट, नो, कभी भी मोरल बेसिस पे वो कहते हैं कि कभी पॉलिटिक्स मत करो। कोई स्टेट जो है अपने मोरल स्टैंडर्ड को दूसरे स्टेट में मत थोपो, केवल नेशनल इंटरेस्ट देखो, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखो और दूसरे का देखो। इंटरनेशनल रिलेशन में मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, नॉट एनीथिंग एल्स। और आपके मोरल स्टैंडर्ड से यदि आप किसी दूसरे को जज करोगे और कंट्री को उसको दूसोगे, उसको कहोगे कि आपका मोरली आप नीचे हो लाइक दिस, तो आपको कोई फायदा इससे नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ पॉलिटिक्स रूटेड इन ह्यूमन नेचर, ये तो बिल्कुल एकदम क्रक्स है क्लासिकल लिबरलिज्म का, कि जो जैसे यहाँ पे ये कहना है मॉर्गेनथाउ का कि ह्यूमन नेचर जो है वो अनचेंजिंग है और वो उसको ऑब्जेक्टिवली हम एनालाइज कर सकते हैं, बिहेवियरलिज्म कह लो। और यदि हम स्टेट को देखें तो स्टेट जैसे ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। आप देखो ना, अभी ऐसा दिखेगा भी आपको कि जैसे ईरान जो है वो कह रहा है कि नहीं, मेरे अहम को चोट लगी है, मेरे यहाँ गेस्ट आए थे हनैया इस्माइल, और उनको आपने जो है मार दिया, तो हम तो बदला लेंगे। जस्ट एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर रहा है। इजराइल कह रहा है ठीक है आ जाओ, बदला लोगे ना, हम क्या कमजोर हैं, तुम मेरे ऊपर अटैक करो, देखो मैं क्या करता हूं। और दोनों आग तानातानी कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो बिहेवियर है, यदि ह्यूमन के नेचर से यदि हम स्टेट को इक्वेट करें तो काफी कुछ मिलता है। यदि उस बेसिस पे हम कोई यदि थ्योरी बनाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वो ऑब्जेक्टिव बनेगा, साइंटिफिक बनेगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये ठीक है। द डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री पावर ओवर इकोनॉमिक, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। Which ideology support the strong state control and opposes the domestic principle? तो ये सब आसान है, आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट, अभी देखा ना, कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट सब कुछ है फासिज्म में। ये भी मैं छोड़ दे रहा हूं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अभी हम लोगों ने देखा नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, मॉर्गेनथाउ। तो क्या होगा? होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट, प्रमोटिंग ग्लोबल कल्चर, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नहीं।
इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी इज द अटमोस्ट नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट, उससे बड़ा कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप वे बेहद आसान क्वेश्चन, which of the following is not correct regarding the appointment of governor in a state? Another vague question, क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इसमें से एक ही चुनना जो नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ये सही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट ए गवर्नर अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील ये भी सही है। 5-6 जो इंस्टीट्यूशन है, CAG है, जजेज है, इन सबको प्रेसिडेंट अपने सील और साइन, मतलब उस पर लिखा रहेगा सील, जैसे कोई यदि ब्यूरोक्रेट है उसकी अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का साइन नहीं रहेगा, लिखा रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट मैं आपको अपॉइंट करता हूँ, कोई एक अंडर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का साइन रहेगा। लेकिन जैसे गवर्नर के अपॉइंटमेंट है, जजेस की है, इस तरह के बड़े बड़े अपॉइंटमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या CAG हैं, उन सब पे प्रेसिडेंट का खुद का साइन और मुहर होता है। तो यही कहा जा रहा है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए गवर्नर अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन किन अथॉरिटी को प्रेसिडेंट के सील और सिग्नेचर होता है, तो 5-6 इंस्टीट्यूशन मैंने कुछ का नाम लिया है, नेट पे पढ़ लीजिए। अब थर्ड देखिए क्या वेग है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड governor by only the signature of the president. What does it mean? What does it mean? I don't know क्या कहना चाहता है सेटर, लेकिन ये इतना वेग है और ये नहीं हो सकता है। The governor shall hold office till the pleasure of president, ये भी बिल्कुल सही है। What is the importance of developing Chahabar port by India? ये स्टार क्वेश्चन है, हम लोग को जानना चाहिए। ये देखिए यहाँ का एक जियोपॉलिटिकल मैप है, ये है इंडिया, गुजरात आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कंदला पोर्ट है इंडिया का, यहाँ पे कराची जो हमारा चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, चला गया। यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में है, अब ये भी हमारे अंडर में नहीं है, चाइना लगभग अपना कब्जा जमाता है। तो हम यहाँ बगल में चाहबार है, इस पे हम अपना डेवलप करना चाहते हैं, इससे हमें जो है ये दोनों जो ग्वादर और जो जो कराची के पोर्ट है उसका एक अल्टरनेटिव मिल जाता है अफगानिस्तान और इन सब जो मिडिल ईस्ट के कंट्री को ट्रेड करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेसिंग अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्री इधर जाने के लिए। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलिए कुछ ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस करते हैं। आई मस्ट टेल यू कि ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों। तो ये देखिए एक स्ट्रेट है, बड़ी मजेदार स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बब अल मंदाब। अब ये बब अल मंदाब का मतलब शायद होता है आंसू, एक ड्रॉप अरबियन में। और स्ट्रेट होता क्या है, ये देखिए बहुत बड़ा सा पानी है, ये हिंद महासागर का एक पार्ट है जिसको अरेबियन सी बोलते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा पानी है, इधर मेडिटेरियन सी हो जाएगा। इन दोनों को जो है एक पतला पानी का धार जोड़ता है। तो एक पतला पानी का धार समुद्र में जो कि दो बड़े समुद्र के पार्ट को जोड़ती है उसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये स्ट्रेट देखिए जो है इसको बाब अल मंदाब कहते हैं। और ये स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चोक पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई कंट्री यदि यहाँ पे इसको बंद कर दे, ये कंट्री और ये कंट्री के पास में है, तो सोचिए क्या होगा, पूरा यहाँ का जहाज यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट बन जाता है ग्लोबल ट्रेड में, स्ट्रेट। 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट टाइटल फॉर वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश में, इसको छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ G20? ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक तरह का फाइनेंशियल जो क्राइसिस आई थी एशिया में 97 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, उसके लिए ये हुआ था कि चलो मिल करके इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो बैंक्स और फाइनेंस मिनिस्टर इन सब के साथ बातचीत से शुरू हुआ था। अब ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल मंच बन गया जिसमें इवन पॉलिटिक्स भी चर्चा होती है। टू डेवलप पार्टनरशिप एंड प्रमोट एन इनोवेटिव फाइनेंसिंग एजेंडा, बेसिकली ये था। What is the contribution of मध्य प्रदेश in the total production of maize in our country? मेज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 65 the term performance budget was first used by। परफॉर्मेंस बजट कैसे लाइन आइटम बजट से अलग होता है, पहले ये समझिए। मैंने कई बार बताया, लाइन आइटम बजट जो इंडिया में बनाई जाती है, जैसे बजट में लिखा रहेगा कि पेंसिल 100 खरीदना है 100 रुपये का, इस तरह से एक एक आइटम जो है ना एक लाइन में लिखी जाती है, दिस इज लाइन आइटम बजट। जनरली यही बजट हमारे यहाँ बनती है। परफॉर्मेंस बजट इस टाइप की होती है कि ऐसे आइटम वाइज चीज़ों को ना लिख के कि कितना क्वांटिटी कितना उसका बजटिंग हो रहा है,
हम ऐसे लिखते हैं कि एक कोई प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, इसका ये प्रोग्राम का आउटकम होना चाहिए और इसकी पिछले साल इतनी बजट थी, इतना खर्चा हुआ, ये आउटकम दिया, इस बार इसको इतना हम बजट दे रहे हैं, इस टाइप की जब, और इस बार एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पैसे से ये सब काम करेंगे, तो उसको परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है उसे बनाना। अमेरिका में फर्स्ट हूबर कमीशन 1949 में उसने ये बात की थी और उसके बाद वहाँ पे बजट बनी। इंडिया में भी परफॉर्मेंस बजट बनाने की कोशिश की गई है लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। यहाँ पे नीति आयोग उसको इनपुट आउटकम या इनपुट आउटपुट एंड आउटकम फ्रेमवर्क के नाम पे जो है वो उसको बनाने की कोशिश करती है हर प्रोजेक्ट के लिए। The approach to bureaucracy is based on structural, practical and achievement dimension. Whose opinion is this? अगेन जो है ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है लेकिन जो नेट पे मिलता है, ये पीटर ब्लाउ ने जो है ये डिस्कस किया था और इसमें वो कहते क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को हम 3 तरीके से जो है समझ सकते हैं। एक तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स कैसा है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। दूसरा कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से कि डे टू डे एक्टिविटी क्या है, इंटरेक्शन क्या है, कैसे वो काम करते हैं एक्चुअल, ना कि उसका फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन, तो वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। और थर्ड उसका इवेल्युएटिव जैसा अचीवमेंट कि वो क्या गोल, आउटकम, परफॉर्मेंस उनका है इस स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस से। सो स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल, अचीवमेंट, पर्सपेक्टिव, पीटर एम ब्लाउ। पीटर एम ब्लाउ की जो ये बुक है, जो कि वो मार्शल डब्ल्यू मेयर के साथ लिखते हैं, उनका भी नाम यहाँ पे है, उस बुक का नाम जरूर याद कर लीजिए, वो छुपा हुआ बुक और पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी 1956। 68 देखिए, फॉर विच पर्पस मेजोरिटी टू टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, इज इसेंशियल अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी अनदर स्टार क्वेश्चन है। आर्टिकल 169 से बहुत छिपा हुआ आर्टिकल है। ये कहता है कि कैसे आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकते हैं और मिटा सकते हैं। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कि पार्लियामेंट को ही ये पावर है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकता है और बने हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2/3 मेजोरिटी से, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी, जितने मेंबर हैं उनका एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए जो वोट कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट है उनका 2/3 से ज्यादा यहाँ पे, बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो वही पूछ रहे हैं कि ये किस काम के लिए ये जो है वोटिंग होती है, तो ये है फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। स्टार क्वेश्चन, आर्टिकल 169। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये भी स्टार क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसका 2 इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। एक आर्टिकल 202 है और इसका इक्विवेलेंट है सेंटर में आर्टिकल 112। 112 आर्टिकल को आप बजट के आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 202 स्टेट में बजट के आर्टिकल है। उसी आर्टिकल में 112(3) में और 202(3) में सेंटर और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे कौन कौन सा एक्सपेंडिचर को सीधा चार्ज कर दिया जाता है वो लिखा हुआ है। अब इसका मायने क्या होता है, चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इसका मायने या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि देखिए क्या होता है, चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहां एक भी पैसा यदि सरकारी खजाने से एग्जीक्यूटिव को खर्च करना होता है तो उसमें लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए होती है। ये अप्रूवल जो मिलती है उसको हम डिमांड फॉर ग्रांट की वोटिंग कहते हैं। मतलब कि हर डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए सेंटर में लीजिए, अभी बजट पास हुआ है तो कृषि मंत्रालय ने कहा हमको 26,000 करोड़ रुपए चाहिए ये काम करने के लिए, तो उस पर बहस होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है और उसको पास कर दिया जाता है। जनरली जो मांगा जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री स्क्रूटनी करती है, बहुत लंबा चौड़ा एस्टीमेट कमेटी होती है, उन सब के बाद पार्लियामेंट में जाती है। तो पार्लियामेंट में तो एक तरह का शोकेस होता है, वहां पे पास कर ही दिया जाता है, तो उसको पास कर दिया जाता है। यदि नहीं पास किया जाए तो सरकार ही गिर जाएगी, कट मौसम यदि हो जाए। तो इसको तो कहते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्सपेंडिचर बहस हुई और वोट हुई। कुछ एक्सपेंडिचर में बहस तो हो सकती है, जैसे जजेस की सैलरी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंडिया का सॉवरेन गारंटी है, कोई हमने लोन लिया हुआ है इंटरनेशनल, उसकी चुकता करनी है, कोर्ट का फी है, ऑल लाइबिलिटी है जो इसेंशियल, इन सब में बहस हो सकती है, लेकिन वोट नहीं हो सकता है, कोई वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये आपको करना ही करना है। इवन प्रेसिडेंट की सैलरी है या गवर्नर की सैलरी है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सैलरी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो इन सबको सीधा जो है कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज कर दिया जाता है कि इसको निकालना है खजाने से बिना वोटिंग के। इसको कहते हैं द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और सेंटर।
अब आर्टिकल 202(3) में लिखा हुआ है कौन कौन से होगा, यहां पढ़ लीजिए। और आर्टिकल 112(3) में लिखा हुआ है कौन कौन सा होगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे हैं, द इमॉल्वमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सैलरी अलाउंसेज, अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्पीकर डिप्टी स्पीकर, सारे इसमें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69 देखिए, ये भी स्टार क्वेश्चन है, अगेन पांचवा छठा स्टार क्वेश्चन है। ये कहता है कि सपोज एक बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास हो जाता है, गवर्नर को भेजा जाता है एसेंट के लिए, मतलब एसेंट मतलब अप्रूवल। गवर्नर उसको रेफर कर देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस बिल को देखता है और उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, और अपना मैसेज लिख करके गवर्नर के थ्रू फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज देता है। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर डिबेट किया और उसको अमेंड करके या जैसे भी फिर से पास कर दिया, तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, एज पर आर्टिकल 201, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या होगा। ये आर्टिकल कहता है कि इफ द बिल सो रिटर्न, अब कहानी यहां शुरू होती है कि प्रेसिडेंट ने फिर से उसको भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली को थ्रू गवर्नर, द हाउस और हाउसेस शैल कंसिडर इट अकॉर्डिंगली, कंसिडर करेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच मैसेज, and if it is again passed by the house or houses with or without amendment, it shall be again presented to the president for his consideration। कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बाउंड है कि भाई आपने दूसरी बार भेज दिया तो हम करेंगे। प्रेसिडेंट फिर उसको देख सकता है, फिर कंसिडर कर सकता है, फिर लौटा सकता है। तो समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट को कितना पावर है और कितना सेंटर को मजबूत बनाया गया है। So the bill if passed by the house again shall be sent to the president for his consideration again। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप साइन कर देगा। यहां पे ध्यान दीजिए कि सेंटर में यदि यही होता और प्रेसिडेंट एक बार लौटा सकता है पास्ट बिल को, लेकिन दूसरी बार यदि उसके पास बिल आए उसी फॉर्म में या अमेंडेड फॉर्म में, तो उसको साइन करना ही होगा। सेम स्टेट में भी होता है, यदि गवर्नर एक बार लौटा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि भाई फिर से देख लो, लेकिन यदि दूसरी बार उसको आ जाए तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि वो प्रेसिडेंट के पास रेफर हो गई तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार भी कोई मैंडेटरी नहीं है ऑब्लिगेशन कि उसको एसेंट देना ही है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 200 और 201 को गौर से पढ़ लीजिए। 70 देखिए, हु सेड दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट एंड लिबर्टी कैन थ्राइव ओनली इन अनइक्वल सोसाइटी। देखिए, लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों में 36 का आंकड़ा बहुत तरीके से है। जब आप सबको इक्वल करने की कोशिश करते हैं, अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, गरीबों में बांटते हैं, तो डेफिनेटली अमीरों की लिबर्टी आहित होती है। जब आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके जो है आप रिजर्वेशन देते हैं, तो कई लोगों की लिबर्टी आहत होती है। जब आप लोगों को अनइक्वल ट्रीट करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर अनइक्वल, दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड अनइक्वली, तो लोगों की लिबर्टी आहत होती है। तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी का नाता थोड़ा सा है ट्रबलसम। ये बात कौन कहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट एंड लिबर्टी कैन थ्राइव ओनली इन अनइक्वल सोसाइटी? ये कहने वाले लॉर्ड एक्सन डेफिनेटली हैं, एंड एलेक्स de Tocqueville भी हैं। लॉर्ड एक्सन अपने उस कोट के लिए जाने जाते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसके अलावा लॉर्ड एक्सन इंग्लैंड के थे, कई सारे अपने विटी कमेंट के लिए जाने जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉकवेल जो है अपनी बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लिए जाने जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहां पे कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं और डेमोक्रेसी क्या है उस पर जो डेफिनेटिव बात कहते हैं, जहां वो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी भी डेमोक्रेसी को करार देते हैं। जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को जाना जाता है जस्टिस एज फेयरनेस। ये सब अगेन जो है इस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करीब 8-10 क्वेश्चन बच्चे वाले टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, जो कि आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप घबरा ना जाएं इन अर्बिट या डिफिकल्ट क्वेश्चन से। तो एक अजीब सा मिक्स है इजी, मीडियम, टफ, अर्बिट एंड वेरी वेरी बेकार क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव मध्य प्रदेश? को मैंने छोड़ दिया है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु से जस्टिस इज प्रोपोर्शनल? ऑफ कोर्स एरिस्टोटल, जो ये कहते हैं कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बट अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इनइक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, दैट इज इक्विटी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए कि 4 बच्चे आपके हैं, एक मान लीजिए फिजिकली चैलेंज्ड है और 3 नॉर्मल है, तो क्या आप सबको बराबर ट्रीट करेंगे? नहीं, जो बच्चा फिजिकली चैलेंज है उसको ज्यादा तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, उसको अनइक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो कि 3 नॉर्मल बच्चों को आप नहीं देते हैं। ये अन्याय नहीं है बल्कि न्याय है। अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, एरिस्टोटल।
Who among the following scholars has given the idea of demagogic plutocracy? ये नेट पे खोजेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, कभी मिलेगा मॉस्का ने कहा है, कभी मिलेगा रॉबर्ट माइकल ने, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मिलता है वो विल्फ्रेड पैरेटो का मिलता है, डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी। डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी क्या है? प्लूटोक्रेसी तो एक तरह का गंदा शासन है जो रिच, वेल्दी और पावरफुल लोगों का शासन है, और डेमागोगिक तो और गंदा है कि ये जो रिच पावरफुल लोग हैं वो डेमागॉग हैं। डेमागॉग का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने उठाया था, डेमागॉग वो होते हैं जो जनता के इमोशन को भड़काने में माहिर होते हैं। वो जनता को ऐसे बातें करते हैं, ऐसे उनके दिमाग को, जिसको आप कह सकते हैं थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, वो बहकाते हैं कि लोग एकदम आवेश में आकर के और उनको वोट दे देते हैं, और उनका इरादा केवल अपने वोट लेना होता है, उनका कोई इरादा जनता से सहानुभूति या जनता के हेल्प के लिए नहीं होता। ऐसे डेमागोग जो कि जनता को भरमाने में, भड़काने में, बहलाने में, फुसलाने में माहिर होते हैं, उनको इमोशन को फ्लेयर करने में माहिर होते हैं, उनको डेमागॉग कहा जाता है। और ऐसे शासन को जो डेमागॉगी पे आधारित होती है, रिच एंड पावरफुल द्वारा, डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी कहते हैं। बहुत अच्छा नहीं माना जाता विल्फ्रेड पैरेटो। 73rd देखिए, व्हाट डज गवर्नर डू व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसको आप ना हमेशा याद रखिए, इस आर्टिकल को 213, केवल थोड़ा सा बदल दीजिएगा तो 123 हो जाएगा। 123 आर्टिकल पहले इस पे आइए, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का, मतलब ऑर्डिनेंस इशू करने का, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो। आर्टिकल 213 जो है एक इक्विवेलेंट आर्टिकल है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि जितने भी सेंटर के जो आर्टिकल हैं उसमें आप 90 जब जोड़ते हैं ना, तो आपको जो है स्टेट का जो है आर्टिकल मिल जाता है। जैसे 123 में यदि हम 90 जोड़ दें तो आपको मिल जाता है 213, और ये हो जाता है स्टेट में ऑर्डिनेंस निकालने का पावर। आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, कहीं पे 89 है, कहीं 90 है, लेकिन 90 बहुत ज्यादा जगह है। सो आर्टिकल 213 जो है गवर्नर को पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने का, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं देता है, क्योंकि एसेंट ऑन द बिल जो है वो आर्टिकल जो है आर्टिकल 200 है, जान लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और जो असेंबली को प्रोरोग और डिसॉल्व करने की जो पावर है कि गवर्नर जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो उसको टाइम टू टाइम प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ये आर्टिकल 174 का 2 है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि वो 174 है, तो यदि 174 में हमने यदि 90 को माइनस कर दिया तो क्या बनेगा? 84, तो 84 नहीं होके 85 जो है वो आर्टिकल है सेंटर में, जहां की ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट आप वहां देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन चलिए, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। स्टार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन से होता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको इतने दरवाजे खोलता है, क्योंकि इस टाइप की पावर कि जजेज को कितने जजेज होंगे बढ़ाने का पावर, या एक हाई कोर्ट जो है 2 स्टेट का जुरिसडिक्शन होगा, एक गवर्नर 2 से अधिक स्टेट को या एक स्टेट यूटी को देखेगा, कितने ही तमाम तरह के जो पावर हैं केवल पार्लियामेंट को है बाय लॉ। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोल constitution.pdf यदि आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और उसमें कंट्रोल एफ करके लिखते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ, तो आपको सैकड़ों एंट्री मिलेंगे कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकता है, पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकता है। तो जहां आपको कंफ्यूजन हो किसको पावर है इंडिया में, तो पार्लियामेंट कानून बना के कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट इंग्लैंड में तो ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना सकता है, मतलब कहने का है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऑफकोर्स इंडिया में उतनी सुप्रीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक डॉक्ट्राइन है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहता है, वो लिमिट कर देती है पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी को, सुप्रीमेसी को, और यहाँ पे एक लिमिट के अंदर ही वो पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर लॉ यहाँ जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इवन हाई कोर्ट में भी नंबर ऑफ हाई कोर्ट, कई कई चीजें। जैसे कोई बोले कि किसको पावर है ये टर्म्स एंड कंडीशन सीएजी का नौकरी का फिक्स करने का, पार्लियामेंट बाय लॉ। किसको पावर है टर्म्स एंड कंडीशन इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन का क्या रास्ता होगा, क्या मेथड होगा, पार्लियामेंट। सभी कुछ के लिए पार्लियामेंट, जहां कंफ्यूजन हो पार्लियामेंट।
सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया। ऑफ कोर्स उसको तैयारी करने में मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि इस पे मुझे हर दूसरे क्वेश्चन पे मुझे नेट पे रिसर्च करनी होती, तो मैं परेशान हो गया था। आप सोच सकते हैं कि मैं इतना ज्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब कितने हजार क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए होंगे, उसके बाद भी यदि इतने उटपटांग क्वेश्चन दिखे तो जो स्टूडेंट होंगे उनकी प्लाइट मैं समझ सकता हूँ। लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट, नेवर वरी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कट ऑफ बहुत लो जाता है। आपके गट फीलिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर देते हैं, और कई क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत आसान थे, मीडियम लेवल के थे। जैसे 75, यदि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तो 75 में से यदि वो 40 ले आता है तो वो कंप्लीट कर जाएगा, और इतना इसमें लाया जा सकता है। बाकी 35 को आप छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें भी गेस करके आप 10-15 क्वेश्चन ला सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी कौन से बैच चल रहे हैं, तो एक बैच अभी चल रहा है जो बहुत मज़ेदार डिस्कशन हो रही है। उसमें फाउंडेशनल क्लासेस मैं खुद ले रहा हूं, और वो है तो वैसे CUET PG 2025 के लिए, लेकिन वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, जो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए शुरू हुए, तो अपना नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजो, आगे आपको गाइड की जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत जल्द मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा, एक इसका पार्ट 2 और एक RPSC पेपर 2 का पार्ट 2, वो भी पेंडिंग है, मैं थोड़ा उस पर ध्यान दूंगा। मे बी अगले एक वीक में ये दोनों वीडियो आएगी। तब तक के लिए हैव बेस्ट ऑफ टाइम, टेक केयर, बाय।